हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम बात कर रहे हैं जो आपकी यूनिट 4th है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें काफ़ी टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी विशेषता या एजुकेशन में किस तरीके से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बेसिकली पहले हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिभावान बालक जो होते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। टू द पॉइंट इसमें चीज़ें बात करेंगे हम। देखिए, ऐसे बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है वो कितना होता है 110। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ याद रखेंगे बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है, इसको हमें भूलना नहीं है, ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये बालक किसी घटना का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके सीखने की गति शीघ्र एवं शुद्ध होती है। ठीक है, काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं। इनकी स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है, यानी कि देखिए इनकी मेमोरी अच्छी होती है। ठीक है, ये प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से देते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ये विषय का गहन अध्ययन करते हैं। इनका शब्दकोश व्यापक होता है, यानी कि वोकेबलरी इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी सारे शब्द इन्हें पता होते हैं। ये अपने से बड़ों से दोस्ती करने में झिझकते नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब एक ये क्वेश्चन इस तरीके का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अपने से बड़े लोगों से भी दोस्ती करने में ना झिलके ऐसा बालक क्या होगा, तो वहाँ पे दिया था बाल अपराधी या फिर प्रतिभावान बालक या विशिष्ट बालक या फिर सामान्य बालक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिफ्टेड। ठीक है, अगला है ये विभिन्न प्रकार की रुचियां रखते हैं। मतलब देखिए ना, इनमें बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। आतुर होते हैं, बहुत जल्दी जिज्ञासा होती है जानने की। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर करते हैं इस तरीके से। अब देखिए, इन बालकों का शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक विकास अन्य बालकों की तुलना में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये अपनी कमियों को पहचानते हैं तथा दूसरों के सुझाव आसानी से मान लेते हैं। देखिए, ये क्या करते हैं, कमियां भी पहचानते हैं और दूसरे जो भी इनको सुझाव देता है उनको मानते हैं। इंप्लीमेंट करेगा इंसान तभी तो बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। इनका सामान्य ज्ञान उच्च स्तर का होता है। ठीक है, जीके अच्छा होता है इनका। ये अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके क्रियाकलापों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, डाइवर्सिटी पाई जाएगी, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें क्या करते हैं, करते हुए दिखेंगे आपको। ये दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, दूर की सोचते हैं, पहले ही दूर का प्लानिंग एकदम करके रखते हैं। ठीक है, अब प्रतिभाशाली जो ये बालक होते हैं इनकी पहचान क्या है, तो देखिए, आप लोगों को पता है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम और जो हमारा स्कूल हो गया वो क्या है, क्लास में तो भिन्न भिन्न तरीके के बच्चे हैं, वहाँ उनकी पहचान क्या होगी, उसके लिए कुछ आंकड़े अपनाए जा सकते हैं या कुछ विधियां अपनाई जा सकती है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई बालक क्या है, प्रतिभाशाली है या नहीं है। जैसे सबसे पहले तो आपको इंटेलिजेंट टेस्ट है, बुद्धि परीक्षाओं या बुद्धि परीक्षणों द्वारा। ठीक है, दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण, जैसे कि आप लोगों को मैंने बहुत सारे बताए थे। व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव, है ना। उसके अंतर्गत बहुत सारे होते हैं। आपका एक होता है समाज मिति, और आपका होता है अब ऑब्जर्वेशन, अलग अलग तरीके के होते हैं। केस स्टडी होता है जिसमें बच्चे के बारे में पता लगाया जाता है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। पोर्टफोलियो होता है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, इस तरीके से। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, ये भी आपके सिलेबस में स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट करके डाला भी गया है। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, इंटरेस्ट से भी पता लग जाता है कि कोई बच्चा मतलब कितना स्पेसिफिक इंटरेस्ट ले रहा हो, कितना चीज़ों को आगे कर पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स क्या होते हैं, देखिए संचयी अभिलेख होता है। मतलब संचयी अभिलेख का मतलब आप लोग समझते हैं ना, पूरा एक तरीके से डेटा हुआ लगातार एक के बाद एक के बाद एक सीरीज में। फिर है अध्यापकों एवं सहपाठियों की राय, इनको भी क्या करते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है बाल अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन भी दी है मेडिनस और जॉनसन के द्वारा, डेलिक्वेंसी एज अ सोशल प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी ऑन द इंक्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है जो विशिष्ट बालक होते हैं ना, विशिष्ट बालकों को श्रेणी में बाल अपराधी भी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में बाल अपराधी भी आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बाल अपराधों का बहुत महत्व है। बाल अपराध किसे होता क्या है एक्चुअल में, मतलब वैसे अगर आप समझिए तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है अपनी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसमें एडजस्ट करने में फेल हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो समायोजन में फेल हो गया तो क्या हो गया, फिर बच्चा क्या कर पाता है, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, तो वो बाल अपराधी बन जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा अपराध उससे हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और मानसिक पक्ष। ठीक है, जो उसका व्यक्तित्व होता है इन्हीं पक्षों से तो मिलकर बना है। अगर इनमें कुछ भी हेर फेर आएगी, समायोजन करने में वो नाकामयाब रहा, तो क्या बन जाता है, बाल अपराधी बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कारण क्या है बाल अपराध के, क्यों क्यों बन जाता है, तो देखिए मनोवैज्ञानिक जो हैं वो बाल अपराध को क्या मानते हैं, संवेगात्मक द्वंद्वों का परिणाम मानता है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक, बाल अपराध इन द्वंद्वों से मुक्ति पाना चाहता है।
संवेगात्मक द्वंद्व वातावरण से समायोजन करने में असमर्थ होने पर उत्पन्न होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि बच्चे अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं वो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, है ना। कितने ऐसे होते हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर असफलता आ जाए तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, ठीक है, कुछ गलत कर देते हैं। किसी भी तरीके का गलत हो सकता है, अब ये पेपर की चीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो जिनसे कि बाल अपराध को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ये कारण कौन कौन से हैं? पारिवारिक हो सकते हैं, विद्यालय के हो सकते हैं, सामुदायिक हो सकते हैं, वातावरण के हो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कारणों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है वंशानुक्रम संबंधी कारण। मतलब देखिए ऐसा हो सकता है उसकी हेरिडिटिकली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हों कि बच्चा ऐसा हो गया हो। दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेस, यानी कि वातावरण संबंधी कारक, ठीक है। उसका वातावरण ही कुछ ऐसा था कि देखिए वातावरण ही कुछ ऐसा था कि वहाँ पे ड्रिंकर्स थे, वहाँ पे अजीब अजीब तरीके के लोग थे, परिवेश अच्छा नहीं था, तो हो सकता है बच्चा वहाँ से कुछ गलत करना सीख जाए। या वहाँ पे चोर चकारी थी आसपास में, बच्चे ने कुछ ऐसा सीखा। अब है घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट। अब घर का वातावरण कैसे है, घर में हर टाइम शोर होता रहता है, हल्ला होता रहता है। अब घर में ही कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ होती है, तो बच्चा वहाँ से क्या कर रहा है, उसको वो तो प्रमोट हो रही ना उसके घर में, तो वो चीज़ सीखेगा। स्कूल का वातावरण, अब स्कूल के आसपास अगर कुछ इस तरीके का वातावरण है कि टीचर आ रहे हैं पढ़ा नहीं रहे हैं, खाली अपनी गप्पों में लगे हैं, कुछ इस तरीके की हरकतें, या फिर क्या बोलते हैं बच्चे जो हैं, कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है, बच्चे क्या करते हैं स्कूल से ही भाग गए होते हैं, या कुछ इस तरीके की हरकतें, क्या सिचुएशन ऐसी हैं। अगला है समाज का वातावरण, समाज कैसा है जिस समाज में वो रहते हैं, क्या दबा हुआ समाज है, ठीक है। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। शरीर रचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजियोलॉजिकल या कॉजेस, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है, देखिए शरीर की रचना से भी कई बार ऐसा होता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा सेल्डर, क्रैस्मर, बहुत सारे जो उन्होंने क्या बताया था शरीर के, हिपोक्रेट्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के हिसाब से ना इन्होंने बताया था कि यार इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वो भी कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉजेस, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है वंचित वर्ग की शिक्षा, एडुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड क्लास। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए आपके सिलेबस में एक लाइन दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। एजुकेशन जो आपकी है, एक तो गिफ्टेड, डेलिक्वेंट्स, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, यानी कि जो सामाजिक रूप से और आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हैं, उनके साथ साथ इन्होंने क्या किस किस को इंक्लूड किया है, SC ST, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, यानी कि ऐसे लोग जो स्केड्यूल कास्ट में आते हैं, स्केड्यूल ट्राइब में आते हैं, माइनॉरिटी है जिनकी संख्या देश में कम है, ठीक है, जो धर्मों की। साथ ही साथ आप ऐसा कह सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जो कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, यानी कि आप कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से या भाषाई रूप से जो अलग हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे जो टॉपिक अभी हम ले रहे हैं। तो वंचित का अर्थ क्या है, देखिए देखिए हम यदि हम किसी सुविधा से किसी को विहीन कर देते हैं, यानी कि उसको सुविधा नहीं मिल पाई जिस टाइम उसे सुविधा चाहिए थी, तो क्या हो गया, फिर वंचित हो जाता है, वंचित वर्ग में आ जाता है, ठीक है। तो वंचित होने का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, मतलब रहित होना या विहीन होना, यानी कि वो चीज़ उसको जिस टाइम पे चाहिए थी नहीं मिल पाई। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब एजुकेशन चाहिए होती है नहीं मिल पाती है। विमेन एजुकेशन भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो वंचित होने पर क्या होता है, असंतोष होता है। वंचित बालक का अर्थ वह बालक है जिसको किसी चीज़ से रहित किया गया हो, यानी कि उसमें कुछ कम। अब देखिए शिक्षा से वंचित कर दिया गया हो, या इस तरीके से कुछ आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे रास्ते में बेचारे कूड़ा बीन रहे होते हैं, या कुछ आपसे रास्ते में पैसे मांग रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको एजुकेशन तो दी नहीं गई, प्रोवाइड नहीं कराई गई। अब क्या है, वो वंचित हो गए ना हर तरीके से, तो अब वो किसी भी इस तरीके की क्राइटेरिया में आ सकते हैं, ठीक है। पिछड़े हुए बालक हो सकते हैं या बालिकाएं हो सकती हैं, इस तरीके के किसी भी कम्युनिटी के अंदर वो आ सकते हैं। अब वंचन के प्रकार भी देख लीजिए आप क्या क्या हो सकते हैं। तो वंचन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, माता पिता से के स्नेह से वंचित। अगला क्या है, शारीरिक विकलांगता, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मानसिक विकलांगता हो सकती है। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृति हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा बेचारा, जो बच्चा किसी पर्टिकुलर समाज के अंदर रहा ही नहीं हो, तो जहाँ रोड में मिला रोड में ही सो गया, इस तरीके से उसकी क्या संस्कृति होगी, वो तो उस तरीके से वंचित हो गया ना, उसको अंदर तो कुछ दिया ही नहीं गया ना। तो जो उसने सीखा अपने परिवेश से वो उसने ले लिया अपने अंदर। आर्थिक दृष्टि से वंचित, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो वीक हैं, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से वंचित, अब देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, मतलब समाज ही वैसे सबसे बड़ा क्या होता है, एक तरीके से घातक शत्रु आप कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब होगा तो उसको समाज बिल्कुल किसी नज़र से देखता ही नहीं है, तो ये समाज की भी क्या है, कमी है कहीं ना कहीं, है ना।
आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, इकोनॉमिकली डेप्राइव्ड। तो क्या होते हैं, भारत में आपको लोगों को अच्छे से पता है गरीबी कितनी ज़्यादा है, हर ही देश में है वैसे जनरली। तो जनता का एक बड़ा भाग क्या है, गरीबी की रेखा के नीचे रहता है। और गरीब व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए इतना, भाई अब वो तो कमा ही कहाँ पाता है, वो अपना उसका खाना पीना ही हो जाए उतना ही काफ़ी होता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या नहीं कर पाते, इस कारण पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था। अगला है सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सिलेबस में हट के दिया भी गया है। देखिए भारत में आप लोगों को पता है, पुराने ज़माने की अगर बात देखो, बहुत सारी जातियाँ थी, है ना। तो इन जातियों में शूद्रों को क्या माना गया, निम्न जाति माना गया। देखिए बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, और देश के कुछ भागों में तो उन्हें छूना भी मना कर दिया। देखिए अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोग भी समझते हैं कितना गलत किया है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं, जितनी भी गलतियां हैं, धीरे धीरे समाज को क्या करनी चाहिए, धीरे धीरे नहीं, पूरा ही इसको सुधारना चाहिए। सब एक समान है, खाना सभी खाते हैं, रास्ते में सभी चलते हैं, गाड़ी भी आपके पास है तो उधर के तो रास्ते भी चलना पड़ता है, सब एक समान है ना। तो देखिए अस्पृश्यता जो थी, मतलब छुआछूत वगैरह ये सब जो थी, भारत का एक सामाजिक कलंक बना पुराने, अगर आप ठग चीज़ें उठा के देखेंगे। ये जातियाँ सामाजिक दृष्टि से सुख सुविधाओं से क्या कर दी गई, वंचित कर दी गई। पुराना अगर आप डेटा उठा के देखें तो कितना ज़्यादा एक एक इंसान ने एक इंसान को परेशान किया, आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुएं से पानी लेने तक मना कर दिया। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी क्या कर रह गया, निर्बल और वंचित। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, देखिए सोशली तो डिप्राइव रहे, सामाजिक रूप से तो उनको पिछड़ा कर ही दिया गया। साथ ही साथ बेचारे, भाई जब तुम उनको अपने साथ इंक्लूड ही नहीं होने दोगे तो आर्थिक रूप से कहाँ से उभर पाएंगे। पूर्ण रूप से क्या था, गलत था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संविधान की धारा 45 आप लोगों को सभी पता होगा, आर्टिकल 21A भी सभी को पता होगा, 6 से 14 साल तक के बालों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो शुरुआत बहुत पहले की बात जब अगर हम करें तो सबसे पहले क्या था, आर्टिकल आप लोगों को पता ही होगा, ये धारा 45 DPSP ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था, जो कि आप लोगों को पता है। इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी आई थी, 1968, आप लोगों को अच्छे से पता है। सबसे पहले आया कोठारी कमीशन 1964 से 66, फिर आई आपकी पहली शिक्षा नीति 1968 में। ठीक है, उसमें भी सरकार ने इस मतलब बात को दोहराया। फिर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 तथा शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, पहले 1968, फिर 86, फिर 92 जनरली है। तो 91 से 92 तक उसने काम किया, तो इसलिए ये दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पहले पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु भरसक प्रयत्न करने की बात की गई। मतलब कि देखिए सभी को शिक्षा दीजिए, सभी का अधिकार ये है। ठीक है, और 1993 के आसपास क्या हुआ, उन्नी कृष्णन केस पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा, स्वीकार कर लिया कि शिक्षा क्या है, प्रत्येक नागरिक का क्या है, मूल अधिकार है। राइट टू एजुकेशन जो है सभी का है। ठीक है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु क्या किया गया, निर्देश जारी कर दिए। ठीक है, इस संबंध में क्या हुआ, 1997 में 83वां संविधान संशोधन बिल भी राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का क्या माना गया, मौलिक अधिकार। ठीक है, आप लोगों को पता भी है 6 से 14 साल, या आप कह सकते हैं 1 से 8 तक का जो क्राइटेरिया है उसको प्राथमिक, शुरुआत से लेकर वहाँ तक प्राथमिक भी बहुत सारी जगह कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जो छोटी क्लासेस है उसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक वाली को प्राथमिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइनें यहाँ पर से शुरू होती हैं कि देखिए फिर अच्छा, अगर आपको सभी लोगों को एक स्तर पे लाना है, आप समावेशी शिक्षा के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो कुछ काम तो कीजिए, कुछ प्रोविजंस तो बदलिए, अपना जो संविधान है वहाँ पे कुछ तो नए नियम लागू करिए। तो इसके लिए क्या किया गया, जो वीकर सेक्शंस आपके हैं, जो क्या हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए संवैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई। अच्छा, क्या की गई, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या किया गया, संविधान में आप कह सकते हैं व्यवस्था की गई। सबसे पहला क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल, मतलब संविधान प्रारूप में राष्ट्रीय लक्ष्यों की क्या की गई, घोषणा की गई। मतलब कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत क्या एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य घोषित हुआ। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि यार देखो एजुकेशन सबका राइट है, साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, उदारता और न्याय भी क्या होंगे, सबके लिए क्या होंगे, एक बार सेम ही होना चाहिए। इस तरीके की बात इसके अंतर्गत की गई। अगला है मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो कक्षा 8 तक समानता का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार, ऐसे 3 अधिकार हैं जो नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। कक्षा 8 तक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, तीनों क्या करे जाएंगे, नागरिकों को क्या करे जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि सभी क्या है, एकदम सेम है, जिनकी न्याय प्रणाली सुरक्षा करेगी तथा कोई भी यहाँ तक की सरकार भी इन
अधिकारों को देने से इनकार नहीं कर सकती कोई। इसीलिए आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन जो आपका एक्ट है उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें की गई हैं। उसके अंतर्गत साफ साफ ये कहा गया कि अगर कोई भी स्कूल अगर टीसी वगैरह देने से मना करता है या एडमिशन देने से मना करता है या ब्रिज कोर्स वगैरह जो सारी चीज़ें लाइन है उसमें लिखी गई है उससे मना करता है तो स्कूल पे क्या होगा, मुकदमा होगा और फिर स्कूल क्या करेगा भाई, इतने इतने हज़ार रुपये का फाइन भरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष परवाह करेगी तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व दूसरे प्रकार के शोषण से उनका क्या करेगी, बचाव करेगी, जो कि उनके साथ बहुत गलत होता आया पहले। अब क्या करेगी उसकी मतलब आप वही इक्वालिटी वाला जो वो था वो इक्विटी के साथ लाएगी सरकार, सभी को क्या लाएगी, समान स्तर पर ऊपर उठाएगी। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है अनुसूचित एवं जनजाति लोगों के लिए यानी कि एससी और एसटी के लिए उनके उत्कर्ष की दृष्टि से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो ऊपर तो अनुच्छेद 46 में कहा गया था कि उनके शोषण से भी उनका क्या करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे ये है कि अब नीचे यहाँ पे क्या किया गया कि देखिए सरकार क्या कर सकती है, विशेष व्यवस्था कर सकती है उनके लिए। अगला है आर्टिकल 15(3) यानी कि अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जो कि देखिए जरूरी भी थे ताकि सभी की स्थिति एक साथ बराबर एक पहलू में आए। अगला है अनुच्छेद 14 का 4। इसमें क्या कहा गया एससीज व एसटीज के लिए विशेष प्रावधान व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ इसके तहत क्या बात, अनुच्छेद 16 का आपका जो 4 है इसके तहत बात की गई कि क्या रिजर्वेशन आपको क्या करना है, आरक्षण आपको देना है ताकि सभी क्या करें, एक साथ समाज में उठें। आगे है अनुच्छेद 330। इसमें कहा गया है अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। याद रखिएगा ऊपर अनुच्छेद 16 का जो 4 है उसमें एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, अब अनुच्छेद 330 में है अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, यानी कि वहाँ यहाँ खाली एससी के लिए क्या है, सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था। अब है अनुच्छेद 15 का फर्स्ट। इसमें क्या है, किसी भी नागरिक की जाति, धर्म, रंग व लिंग के आधार पर अपनी पहचान पाने का आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्त्रियों को पहली बार पुरुष के समान दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और आर्टिकल 15(1) हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ट्रांसजेंडर भी भाई एक आपके लिए चीज़ ऐड की गई है। उसके बगल में गर्ल्स है, चेक कर लीजिएगा आप, जहाँ पर आपका ये खत्म हो रहा है कि लिंग्विस्टिकली डाइवर्स यानी कि भाषाई रूप से विविधता, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर और गर्ल्स, यानी कि ये क्या है, ट्रांसजेंडर और गर्ल दोनों के लिए पेपर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 15 का फर्स्ट पार्ट। क्या, नागरिक की जाति, धर्म, रंग व लिंग के अनुसार, मतलब आप क्या है उसका जेंडर क्या है उसके अनुसार भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, खास तौर पे आप कलर वगैरह क्या है। और इसके ये जो सबसे खूबसूरती इस एक्ट की है, ये मतलब आप कह सकते हैं इस आर्टिकल की ये है कि आदमी और औरत क्या है लगभग बराबर बराबर का दर्जा दोनों को दे दिया गया। साथ ही साथ आप कह सकते हैं ट्रांस को भी, क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं इसके तहत। ठीक है, अब है अनुच्छेद 39। नौकरी एवं वेतन की दृष्टि से स्त्रियों के साथ पुरुषों की तुलना में कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे बहुत सारी जगह ऐसा किया जाता है कि लड़की है तो ठीक है कम में काम कर लेगी, तो अब इसके तहत ये भी क्लियर कर दिया गया है। याद रखिएगा कौन सा, अनुच्छेद 39। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15(a). इसमें क्या कहा गया है भाई, इसमें कहा गया है कि स्त्री का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और ऐसी किसी परंपरा को समाप्त करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के आड़े आए। ठीक है, मतलब अगर स्त्रियों के सम्मान के आड़े कोई परंपरा आएगी तो उसको क्या कर दी जाएंगे, मतलब उसको समाप्त भी करा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा इसको 15(a) में कहा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गर्ल्स से रिलेटेड है तो याद रखेंगे, वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 45। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए बिना किसी प्रकार भेदभाव निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। देखिए गांधी जी ने 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए इसके बारे में बात की थी। अब है अनुच्छेद 29 का सेकंड पार्ट। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिप्राइव्ड रह जाते हैं सोशली, पहले होता था। अब क्या है कि राज्य अगर कुछ भी चीज़ ऐसी पोषित कोई भी चीज़ है राज्य निधि से सहायता प्राप्त, मतलब किसी भी तरीके की शिक्षण संस्था है उसमें किसी भी रंग रूप या कास्ट कल्चर के हिसाब से आप कुछ भी ऐसा, स्पेशली कास्ट कल्चर और भाषा। देखिए आपके सिलेबस में एक लाइन दी गई थी लिंग्विस्टिकली डाइवर्स यानी कि भाषाई रूप से अलग, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, दोबारा मैं बता दूं, धर्म, जाति या भाषा यानी कि रिलीजन, साथ ही साथ आपकी जो आप कह सकते हैं भाषा है, लैंग्वेज है या लिंग्विस्टिक वे में आप इसको बात कर सकते हैं, या जाति, तो आपको मैंने कह ही दिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बेस पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 31। सभी अल्पसंख्यकों को यानी कि माइनॉरिटी, अब हमारे सिलेबस में ध्यान से देखिएगा माइनॉरिटी स्पेशली दे रखी है, जहाँ पे लिखा है
स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, इसके बाद माइनॉरिटी टॉपिक है, ठीक है। तो ये यहाँ से उठाएं। माइनॉरिटी के अंतर्गत क्या बात करी गई है, यानी कि सभी अल्पसंख्यकों को आप लोग समझ ही सकते हैं देश में, यानी कि वो धर्म जिनकी संख्या क्या है, कम है, ठीक है। अनुच्छेद 30 का 1 पार्ट कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे भाषा के आधार पर हो अथवा धर्म के आधार पर, ध्यान दीजिएगा खाली धर्म की बात ही नहीं की है, चाहे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, कम हो, कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं कम बोली जाती है, कुछ ही लोग जगह के लोग बोलते हैं, अथवा धर्म के आधार पर अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार को, जैसे जम्मू में ना लोग डोगरी बोलते हैं, जम्मू की लैंग्वेज है डोगरी। अब पंजाब या चंडीगढ़ में लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। ऐसे उत्तराखंड में कुछ लोग कुमाऊनी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, अलग अलग जगह पे, है ना। तो ये क्या है, सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कुछ कुछ इलाके में लोग बोलते हैं। तो एक तरीके से भाषा के आधार पर क्या हुए, अल्पसंख्यक हुए, ठीक है। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का मतलब तो ये हुआ, और धर्म के आधार पर आप लोग समझते ही हैं। अब अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार इनको होगा सभी को, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। अगर राज्य पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है किसी संस्थान की, तो वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तथा राज्य द्वारा सहायता या मान्यता प्राप्त संस्थाओं में स्थानीय समुदाय के लोगों की सहमति होने पर ही धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगर स्थानीय लोग वहाँ पर मानते हैं कि धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए तभी दी जा सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर ये एक धर्म, भारत अब तो बहुत सारे धर्मों का देश है, अगर आप एक धर्म की शिक्षा दे रहे हो तो दूसरे धर्म की अवहेलना है, अगर वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं तो, इस तरीके से, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 343 व 343 का फर्स्ट पार्ट तथा 351। ये तो आप लोग समझते हैं, इसमें क्या है, हिंदी के लिए प्रावधान है। हिंदी भाई 343 तो हिंदी के लिए पता ही होगा आप लोगों को। इसमें हिंदी के विकास एवं प्रसार हेतु प्रावधान है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। अंग्रेजी संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक लागू रहेगी और इस अवधि के बाद भी जारी रखा जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारा इतना काम का नहीं है। अब अधिनियम 2005 है। 2005 में क्या कहा गया है, भारतीय संसद ने एक बिल पारित किया है कि प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में भी समाज के निर्बल वर्गों को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बताते चलती हूँ, आप लोग अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आरटी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए 25% का आरक्षण है। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत भी क्या कहा गया था, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री आरक्षण बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल, शिक्षा और नौकरी में स्त्रियों को अलग से 33% आरक्षण देने संबंधी बिल पिछले कई वर्षों से संसद में विचाराधीन है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा उत्तराखंड में पंचायती उसमें कितना है औरतों के लिए, साथ ही साथ शिक्षा या कुछ भी इस तरीके की अन्यत्र चीज़ें जो हैं उसमें कितना प्रतिशत आरक्षण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एससीज तथा एसटीज के लिए विकास योजनाएं, इनके लिए स्पेशल योजनाएं बनाई गई, डेवलपमेंटल स्कीम्स। इस संबंध में सरकार द्वारा एससीज तथा एसटीज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की क्या की गई, योजनाएं बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के लिए विकास योजनाएं, डेवलपमेंटल स्कीम्स फॉर विमेन। इस संबंध में सरकार द्वारा लागू योजनाएं इस प्रकार है। अब ये आप क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई देखिए विमेन एजुकेशन इन स्टेट के करके भी एक इसमें टॉपिक दे रखा है आपको, वुमेन एजुकेशन इन उत्तराखंड, है ना, बालिका शिक्षा वाला करके भी आपका एक टॉपिक है। तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए आपके स्टेट में क्या, जो पूरे इंडिया में लागू हुआ है तो आपके स्टेट में भी कहीं ना कहीं लागू इनफैक्ट हुआ ही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई, हमारी बेटी भाग्यश्री योजना, कन्याधन विद्या योजना, हॉस्टल सुविधाएं चलाई गई, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला आयोग, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी, ठीक है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाले लोग, ठीक है। कितने कितने प्रतिशत है कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बालिका समृद्धि योजना, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील, बालिका सशक्तिकरण योजना और सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, ठीक है। एसएसए के अंदर NPGEL और कस्तूरबा गांधी तो आपको याद रखना ही रखना है, बाद में भी लेकर के इसके अंदर डाल दिया गया था, ठीक है, जबकि 2004 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो और सर्व शिक्षा अभियान तो आप लोगों को पता ही होगा 2001, ठीक है। 2000 से 2001 हुआ, वैसे 2001 बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब एक वीडियो आएगी, ये जो पूरी यूनिट है लगभग कोशिश करेंगे कि यूनिट का मैक्सिमम जितने टॉपिक हैं सभी में MCQ करा देंगे। यूनिट 4 की जो आपकी जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये कोशिश हमारी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।